हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अध्याय 9 चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश के ध्रुवण में हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ लिए हैं। उनमें हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी। तो उसमें हमने पढ़ा है कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, क्या समझते हो प्रकाश के ध्रुवण से, किस प्रकार प्रकाश जो है वो ध्रुवित होता है और ध्रुवित होकर हमारी आंख में क्या करता है, वो चोंद उत्पन्न करता है। तो ये प्रकाश के किस गुण के कारण होता है कि प्रकाश तरंगों के ये अनुप्रस्थ प्रकृति के कारण होता है। यह हमने पढ़ा। हाइगेंस की परिकल्पना भी हमने वहाँ समझी कि हाइगेंस किस प्रकार से अनुदैर्ध्य प्रकाश की तरंगों को मानते रहे, परंतु अंततः वे जो हैं अनुप्रस्थ ही प्रकृति की ही थी। और इसके अलावा हमने समझा कि प्रकाश समतल मतलब प्रकाश जो होता है वो ध्रुवित प्रकाश कैसा होता है और अध्रुवित प्रकाश कैसा होता है। यानी कि आपका प्रकाश जो है वो अनपोलराइज्ड कैसे होता है, किस प्रकार का प्रकाश अनपोलराइज्ड होता है और किस प्रकार का प्रकाश जो है वो पोलराइज्ड होता है, वो हमने वहाँ पर पिछले लेक्चर्स में समझा। तो आज का ये लेक्चर्स आपको समझने के लिए वो लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको वहाँ पर पढ़ने चाहिए। तो हमारे जो ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल की, तो वहाँ पे जाके आप उन लेक्चर्स को हमारे सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले आज हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। लगभग 5 से 6 विधियां हैं जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उत्पन्न किया जाता है। तो उसमें एक पहले नंबर पर जो आती है वो आती है परावर्तन द्वारा, यानी कि बाय रिफ्लेक्शन द्वारा। तो बाय रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन से किस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलेंगे वो हम देखते हैं। तो इसमें इसके बिंदु पढ़ते हैं। तो बिंदु में क्या कहा गया है इसके कि जब अध्रुवित प्रकाश, यानी कि अध्रुवित प्रकाश मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अध्रुवित प्रकाश साधारण प्रकाश को ही हम कहते हैं, और उसमें जो वेक्टर होते हैं यानी कि विद्युत वेक्टर जो होते हैं उसमें विभिन्न दिशाओं में होते हैं। जैसे कि आप ये आपका ये समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब ये साधारण प्रकाश जा रहा है, साधारण प्रकाश की किरण जा रही है। तो साधारण प्रकाश में जो ये वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये तीर जो दिख रहे हैं, ये विद्युत वेक्टर्स को बताते हैं। और ये क्या होते हैं, ये लगभग सभी दिशाओं में होते हैं, और ये जो होते हैं कागज के तल के लंबवत दिशा में होते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो ये क्या कहता है, अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच, ये नीचे का माध्यम क्या है, ये कांच है, और कांच वायु का अंतरा पृष्ठ इसे हम बोलते हैं। तो इस अंतरा पृष्ठ पे जब प्रकाश यहाँ से परावर्तित होता है, तो परावर्तित प्रकाश कैसा होता है कि जब इस बिंदु पर ये आपतित होगा तो यहीं से ये दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण जो है, परावर्तित प्रकाश इधर की ओर चला जाएगा। और कुछ प्रकाश का भाग वो अपवर्तित हो जाएगा कांच के अंदर, यानी कि माध्यम जो हमने कांच लिया हुआ है उस माध्यम के अंदर भी वो प्रवेश कर जाएगा। इसे कहते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तित हो गया प्रकाश, ठीक है। तो जो वह परावर्तित होता है तो ये आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। आंशिक रूप से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। यानी कि कुछ जो इसके वेक्टर्स हैं, विद्युत वेक्टर हैं, वो जो है कुछ वेक्टर खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कुछ वेक्टर्स मतलब विद्युत वेक्टर जो होते हैं वो प्रकाश के इन वेक्टर्स में कुछ वेक्टर कुछ दिशाओं के खत्म हो जाते हैं। वो आंशिक रूप से क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। इस लाइन को ढंग से समझ के रखना कि जब प्रकाश आपतित होगा किसी कोण पर, किसी भी कोण पर, तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होगा। इसका जो दूसरा बिंदु कहता है परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, जो ये परावर्तित हुआ प्रकाश, इसमें कितना भाग ध्रुवित हुआ और कितना नहीं हुआ, इसकी कैसे पहचान होगी कि कितना ये ध्रुवित हो गया कितना नहीं ध्रुवित हुआ। तो उसके लिए कहा हुआ है कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी कि आपतन कोण जैसा होगा वैसा ही प्रकाश, परावर्तित प्रकाश जो होगा वो ध्रुवित होगा, उतना ही उसी हिसाब से ध्रुवित होगा। तो आपतन कोण पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ आपतन कोण क्या है,
जो ये किरण आपतित होती है इस अंतरा पृष्ठ पर, कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर, तो ये किरण जो है इस अभिलंब के साथ, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये n क्या है यहाँ पे, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब है। तो जो n डैश जो दे रखी है, ये अभिलंब दे रखी है n डैश, तो अभिलंब के साथ जब वो कोण कोई बनाता है तो उस कोण पर इस परावर्तित प्रकाश में कितना ध्रुवित प्रकाश है वो इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो इसका अगला बिंदु देखते हैं। इसमें कहता है कि एक विशेष आपतन कोण पर, यानी कि एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें, यानी कि कोई विशेष आपतन कोण, जैसे कि विशेष आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आईपी दिखाया हुआ है, ये आईपी लिखा हुआ है, तो आईपी पर कोई विशेष आपतन कोण हमने ध्रुवण कोण ले लिया। उस कोण पर क्या होता है कि जो परावर्तित और अपवर्तित किरणें होती हैं, ये जो परावर्तित किरण और ये जो अपवर्तित किरण होती है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। कब बनता है कोण ये, जब हम यहाँ पर थीटा होता है कोण, उस थीटा की जगह हम आईपी ले लेते हैं, यानी कि ध्रुवण कोण कोई ले लेते हैं, यानी कि विशेष कोण कोई ले लेते हैं। तो इस ध्रुवण कोण पर इस परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है, यानी कि परस्पर ये लंबवत हो जाती हैं। इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी कि क्या चेंज आया, जब यहाँ कोण थीटा था, यानी कि क्या था यहाँ पे, जब कोण थीटा रहता है यहाँ पे, तो ये आंशिक समतल ध्रुवित हो जाता है। ये अभी जब इस थीटा को हटाकर हम क्या कर देते हैं, हम इस थीटा को हटाकर यहाँ पर आईपी कोण कर देते हैं। आईपी का मतलब ध्रुवण कोण जब हम कर देते हैं, यानी कि ध्रुवण कोण पर जब आपतित होता है एक विशेष आपतन कोण पर, क्या होता है कि जो परावर्तित प्रकाश होता है तो संपूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो केवल एक ही दिशा में होंगे। किस में होंगे, केवल एक ही दिशा में। जैसे कि आपको देख रहे हो ये विभिन्न दिशाओं में इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक विशेष दिशा उसमें होंगे। और जो परावर्तित प्रकाश में होते हैं उसमें जो तल है ये, जैसे कि बोर्ड है, तो बोर्ड के तल के लंबवत होते हैं। लंबवत को हम, जो बोर्ड है तो बोर्ड पे लंबवत कैसी दिशा होगी, बोर्ड पे लंबवत इसी को तो कहेंगे हम लंबवत। जैसे कि मैंने इस मार्कर को इस, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड पे मैंने इस मार्कर को ऐसे रख दिया, तो क्या हुआ ये, तो ये लंबवत दिशा हो गई। तो लंबवत का मतलब ये डॉट से दिखाई जाएगी। इसी प्रकार से एक किरण जो अपवर्तित हो जाती है अंदर की ओर, इसमें भी कुछ जो है वेक्टर जो होते हैं वैद्युत वेक्टर वो खत्म हो जाते हैं। इसमें कुछ लंबवत दिशा में बसते हैं, कुछ समांतर दिशा में बसते हैं। जो कागज का तल है हमारा, जो आपतन तल है, उस आपतन तल में कुछ समांतर दिशा में बसते हैं, कुछ लंबवत दिशा में बसते हैं। तो अपवर्तित किरण उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पहले इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो परावर्तित प्रकाश कैसा हो जाता है, परावर्तित प्रकाश आपका पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है और इसमें जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो आपतन तल के लंबवत होते हैं। आपतन तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अच्छा, जो आईपी कोण है मैंने अभी आपको बताया, क्या कहते हैं इसे, आईपी कोण को, आईपी को कहते हैं ध्रुवण कोण, यानी कि ध्रुवण कोण होता है जिस पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है परावर्तित किरण और आपतित किरण के, अपवर्तित किरण के बीच में। और जो ये किरण होती है ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। अब इसी के क्रम में जो दूसरी विधि है वो है अपवर्तन द्वारा। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको आज बताई है परावर्तन द्वारा, ये ब्रूस्टर के नियम पर आधारित है। ये ब्रूस्टर, जो इसमें एक ब्रूस्टर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो आईपी था, आईपी जो था ये ब्रूस्टर कोण भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रूस्टर कोण, और ये ब्रूस्टर का नियम भी कहलाता है। और ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है कि अपवर्तनांक n बराबर 10 IP, ये ब्रूस्टर का नियम बन जाता है। ये मैं पिछले जो लेक्चर है उसमें ये बता चुका हूँ कि n बराबर 10 IP, और इस पे मैंने आपको 2 प्रश्न हल भी कराए हैं और जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो आपका आराम से इस पे आधारित एक क्वेश्चन फंस जाता है, हर साल लगभग आ जाता है, हर साल हर दूसरे साल ये लगभग क्वेश्चन इस पे मिलता ही मिलता है। तो आप इस पे जरूर उस लेक्चर को देख लें क्योंकि बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। तो ये जो है ब्रूस्टर का नियम भी होता है, परंतु ये जो है हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है तो उसमें ये एक विधि के रूप में मैंने आपको ये समझाया है। इसके अलावा जो दूसरी विधि है वो होती है अपवर्तन द्वारा। ये हमने क्या पढ़ा, परावर्तन द्वारा, तो परावर्तन आ गया तो अपवर्तन भी आना जरूरी है।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो होते हैं ना, ये आपस में एक तरह से लिंक होते हैं कि परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा हो तो प्रकाश का ही रहा है ना। तो ये जो विधियां होती हैं लगभग लिंक होती हैं। तो जब हमने एक विधि समतल ध्रुवित प्रकाश निकालने के परावर्तन द्वारा पढ़ी, तो अपवर्तन द्वारा भी जरूर आएगी। तो ये इस क्रम में हम पढ़ते हैं। तो अपवर्तन द्वारा, अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो बाय रिफ्रैक्शन हम कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि यहाँ से जो प्रकाश इस पृष्ठ पर पड़ा था वो अंदर की तरफ भी अपवर्तित किरण के रूप में चला गया था, जो कि कांच का माध्यम था नीचे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के सीमा पृष्ठ पर, कोई पारदर्शी माध्यम, कांच एक पारदर्शी माध्यम ही होता है, तो पारदर्शी माध्यम के जब सीमा पृष्ठ पर यानी कि यहाँ गिरता है तो वो ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। तो यदि वो ध्रुवण कोण आईपी पर आपतित होता है तो पूर्ण परावर्तित प्रकाश जो होता है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है। यही तो पढ़ा भी हमने यहाँ पे कि पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, और जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। इस स्थिति में जो ये स्थिति थी, इस अपवर्तित प्रकाश जो यानी कि ये प्रकाश जो है, अपवर्तित किरण जो अंदर तरफ गई है, इस स्थिति में, या जो हमने स्थिति अभी यहाँ पढ़ी, इस स्थिति में अपवर्तित प्रकाश यानी कि ये जो अपवर्तित किरण निकल के आई है, ये आंशिक रूप से ही ध्रुवित होता है। यानी कि ये भी ध्रुवित हो गया है, ये भी ध्रुवित हो गया है, परंतु ये कैसा ध्रुवित हुआ है? ये आंशिक रूप से ध्रुवित हुआ है। तो वो कैसे हुआ पढ़ते हैं। तो इस प्रकाश में न केवल वे कंपन उपस्थित रहते हैं जो आपतन तल के समांतर होते हैं, अपितु सीमित मात्रा में आपतन तल के अभिलंबवत कंपन भी उपस्थित रहते हैं। यानी कि इसमें जो कंपन रहेंगे वो आपतन तल के लंबवत भी होते हैं कुछ कंपन, और आपतन तल के समांतर भी कुछ कंपन होते हैं। क्या कहा? आपतन तल के समांतर भी होते हैं कुछ कंपन, और सीमित मात्रा में आपतन तल के अभिलंबवत कंपन भी इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें? इस वाली किरण में। तो एक दूसरे लिंक हो गए ना, ये वाला इससे लिंक हो गया। तो ये जब समझ रहे हो तो साथ में हमें ये भी समझ में आ रहा है इससे। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा हो गया तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से कांच की कुछ स्लैब्स ले लेते हैं, कुछ पट्टियां ले लेते हैं कांच की। जैसे हमने कांच की यहाँ पट्टी ली थी ये वाली, ऐसी कांच की हमने एक पट्टी ये ले ली, और इसी प्रकार से दो तीन पट्टियां और ले ली। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें ये पढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं यदि इस प्रकाश को, जो तीसरा पॉइंट है इसका, यदि इस प्रकाश को प्लेट के समांतर रखी गई कांच की अन्य प्लेटों पर गिराया जाए, यदि इस प्रकाश को, कौन से प्रकाश को? जो ये प्रकाश यहां से निकल कर आ रहा है, ये आंशिक समतल ध्रुवित है, आंशिक रूप से है, इसमें कंपन समांतर भी हैं आपतन तल के और लंबवत भी हैं। इस प्रकाश को अब यहाँ पर दूसरी स्लैब लगा दो। जो एक स्लैब यहाँ लग रही थी, ये स्लैब थी, यहाँ पे एक पट्टी थी कांच की, दो तीन पट्टी हमने और रख दी इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस प्रकाश को प्लेट के समांतर रखी हुई, इस प्लेट के समांतर रखी हुई कांच की प्लेट, ये और ये तीन प्लेटें हमने और लगा दी। कहाँ पर? यहाँ लगा दी इस जगह। तो ये अलग से चित्र मैंने दिखा दिया है। और ये जो किरण आ रही है ये कौन सी आ रही है? ये आंशिक रूप से जो समतल ध्रुवित है ये वाली आ रही है। तो इसमें कहता है यदि इस प्रकाश को प्लेट के समांतर रखी गई कांच के अन्य प्लेटों पर गिराया जाता है तो प्रकाश प्रत्येक प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित होगा। तो कहाँ होगा? वो ध्रुवण कोण पर आपतित होगा, यानी यहाँ क्या कोण बनेगा? आईपी बनेगा। और जब ये दूसरी वाली प्लेट पर गिरेगा तो यहाँ क्या होगा? ये अभिलंब होगा, अभिलंब पर फिर ये मतलब आईपी कोण बन जाएगा। इसी प्रकार जब ये इस वाली स्लैब पर गिरेगा, किस वाली पर? इस पर, तो यहाँ पर भी ये जो है आईपी कोण बनाएगा। तो ध्रुवण कोण पर आपतित होगा प्रत्येक प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, और प्रत्येक प्लेट उन कंपनों को परावर्तित करेगी। तो ये प्लेटें क्या करेंगी कि जैसे यहाँ पर गिरा तो एक तो परावर्तित हो गई किरण और एक अंदर की तरफ अपवर्तित हो गई। फिर ये इस कांच के पृष्ठ की इस वाले सिरे पर पड़ी, जो दूसरा सिरा है, फिर यहाँ से तो ये ऐसे करके परावर्तित हो गई बाहर की ओर। ठीक है, और यहाँ से ये फिर आगे अपवर्तित हो गई। तो इसी प्रकार से अपवर्तित और परावर्तित होते हुए ये इनसे बाहर निकल जाती है, ये बाहर आ गई किरण, निर्गत किरण आ गई है। ठीक है, तो
उन कंपनों को परावर्तित करेगी जो आपतन तल के लंबवत होंगे। तो जो ऊपर की तरफ जाके ये परावर्तित हो रही है किरणें, ये सब परावर्तित किरणें हैं, इसमें जो कंपन हो रहे हैं यानी कि ये जो कंपन दिखा रखे हैं ये लंबवत कंपन है, क्योंकि हम डॉट से जो कंपन दिखाते हैं वो लंबवत कंपन होते हैं, यानी कि जो बोर्ड जो तल है आपतन तल इस पर ये लंबवत कंपन हम लोग दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो लंबवत कंपन है ये, तो ये परावर्तित किरणें हैं। तो परावर्तित किरणें में लंबवत कंपन हम डॉट से दिखाते हैं, और जो अपवर्तित हो जाती हैं उसमें कंपन हम इस तरह से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इस प्रकार से। ये दिखा रखे हैं ना हमने कंपन इस प्रकार से, तो ये कंपन हम इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये जो अपवर्तित होती चल जाएगी किरण, उसमें कंपन समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंपन इस बोर्ड के समांतर होंगे, और जो ये किरण परावर्तित होगी उसमें कंपन जो होंगे लंबवत होंगे। तो यही ये कह रहा है कि उन कंपनों को परावर्तित करती है जो आपतन तल के अभिलंबवत होते हैं। तो परावर्तित जो किरणें हैं उसमें आपतन तल के अभिलंबवत कंपन होते हैं। इस प्रकार इन प्लेटों द्वारा अपवर्तित प्रकाश में, जो अपवर्तित प्रकाश अंदर की ओर घुसता चला जा रहा है, प्रवेश करता चला जा रहा है, ये सारा अपवर्तित प्रकाश है। अपवर्तित प्रकाश में आपतन तल के समांतर कंपनों वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये जो अंदर की तरफ अपवर्तित प्रकाश होता जा रहा है इसमें समांतर कंपन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो परावर्तित प्रकाश है उसमें क्या होते जा रहे हैं? उसमें जो है आपके लंबवत कंपन बढ़ते जा रहे हैं उसमें। तो अंत में पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है, यानी कि परावर्तित किरणों में भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है और अपवर्तित किरणों में भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? जो परावर्तित प्रकाश होती है वो तो बिल्कुल पूर्णतः ही समतल ध्रुवित हो जाती है, परंतु जो अपवर्तित होती है उसमें कुछ मात्रा जो है अध्रुवित की भी रह जाती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो परावर्तित हो गई तो पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें होता है, और जबकि जो अपवर्तित होकर बाहर निकली है उसमें लगभग समतल ध्रुवित ये होती है, लगभग, यानी कि कुछ पार्ट इसमें अभी भी असमतल ध्रुवित का मतलब अध्रुवित प्रकाश का रह जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं। तो ये वाला प्रकाश निकला इसमें आपतन तल के समांतर कंपन होते हैं, और जो परावर्तित प्रकाश निकला इसमें आपतन तल के लंबवत कंपन होते हैं। तो इसकी अन्य विधियों पर चलते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश जो हम उत्पन्न कर रहे थे उसकी तीसरी विधि। तो तीसरी विधि क्या है? द्वि अपवर्तन द्वारा, यानी कि पहले हमने परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, अब हम इसका द्वि अपवर्तन पढ़ेंगे, यानी कि 2 बार अपवर्तन। किसी किरण जो कि पड़ेगी एक क्रिस्टल पर उसका 2 बार अपवर्तन होगा। तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। तो द्वि अपवर्तन विधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय डबल रिफ्लेक्शन। तो इसका बिंदु क्या है? इसमें कहते हैं कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों जैसे कैल्साइट, एक कैल्साइट हम जो है क्रिस्टल लेते हैं या क्वार्ज लेते हैं या फिर टूरमैलिन का क्रिस्टल लेते हैं, जब उस पर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो उसके संगत 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। तो जो इस प्रकार के क्रिस्टल लिए हैं हमने कैल्साइट, क्वार्ज या टूरमैलिन, तो इस पर जब किरण डाली जाएगी तो वो 2 किरणों में विभक्त हो जाएगी। तो वो 2 किरणें कैसी होंगी? जैसे कि अध्रुवित प्रकाश हमने डाला, ये क्रिस्टल ले लिया हमने एक, तो एक क्रिस्टल कैल्साइट या क्वार्ज कुछ भी हो सकता है। तो जब ये डाला जाता है तो इसमें 2 किरणों में ये अंदर जाके विभक्त हो जाती है किरण। तो एक किरण क्या होगी? एक किरण होगी ई किरण और दूसरी किरण होगी ओ किरण। ओ किरण को हम साधारण किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण किरण। साधारण किरण का मतलब क्या हमारा? ऑर्डिनरी रे से। तो ऑर्डिनरी के लिए हमने ओ प्रयुक्त किया है इसके अंदर, और ई क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए हमने ई लिया है, ई किरण। तो एक ई किरण में चली जाती है और एक ओ किरण में चली जाती है, यानी कि इसे साधारण किरण बोलते हैं ओ किरण को, और ई किरण को क्या बोलते हैं हम? असाधारण किरण हम बोलते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि ये 2 किरणों में विभक्त हो जाता है? ये 2 किरणों में विभक्त इसके गुण के कारण होता है। जो कैल्साइट या क्वार्ट्ज का हमने क्रिस्टल लिया है, इसके जो क्रिस्टल होते हैं इनके अपने गुण होते हैं। तो इस गुण के कारण क्या करेंगी? ये विभक्त कर देती हैं, और इसमें जो ई किरण होती है ये अपवर्तन के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करती, जबकि साधारण किरण जो होती है वो अपवर्तन के नियम का पालन करती है। अपवर्तन का नियम एक्चुअली होता क्या, चलो बताओ। तो अपवर्तन का नियम क्या होगा? अपवर्तन का नियम ये होगा कि जब कोई किरण, प्रकाश किरण किसी
क्रिस्टल पर माध्यम पर पड़ती है तो वो नॉर्मल से अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है या फिर कुछ पास आ जाती है। तो जो ये किरण होती है तो ये तो लगभग जो आपतित किरण की दिशा उसी दिशा के लगभग ये निकलकर चली जाती है, उसके अनुदिश ही चली जाती है। इसका मतलब ये अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती, जबकि ये अभिलंब यदि मैं यहाँ खींचूँ कहीं तो अभिलंब से दूर हटकर ये चली जाती है और फिर बाहर जाकर ये पुनः सीधी हो जाती है, यानी कि इसके अनुदिश ही हो जाती है। तो अंदर इसे माध्यम के अंदर क्या होना चाहिए, इसे दूर हट जाना चाहिए, ठीक है, या फिर पास आ जाना चाहिए अभिलंब के। तो ये किरण ये इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती, जबकि ये किरण करती है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ओ किरण जो है वो अपवर्तन के नियम का पालन करती है, जबकि ई किरण जो होती है वो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती। ये इस पॉइंट में यही बताया गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब किसी द्वि अपवर्तक क्रिस्टल से होकर, द्वि अपवर्तक क्रिस्टल, ये द्वि अपवर्तक क्रिस्टल ही हमने लिया था जो कि हमने कैल्साइट या क्वार्ट्ज या टूरमैलिन हम कह रहे थे। तो जब इसके इधर खड़े होकर किसी वस्तु को यहाँ से देखा जाता है, कोई वस्तु है, सपोज करो यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है इस साइड में जहाँ से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और हम यहाँ से उसे देखने का प्रयत्न करें इस क्रिस्टल की दूसरी ओर से, तो वो हमें प्रतिबिंब कितने दिखाई देंगे, उसमें 2 प्रतिबिंब दिखाई देंगे द्वि अपवर्तक क्रिस्टल में। ऐसा द्वि अपवर्तक क्रिस्टल में ही पॉसिबल है, हर क्रिस्टल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 2 प्रतिबिंब क्यों दिखाई दिए, क्यों दिखाई दिए बताओ, यदि कि कुछ आइडिया लग रहा है तो। 2 प्रतिबिंब हमें 2 किरणों की वजह से दिखाई दे रहे हैं। कौन सी किरणें, जो कि एक ओ किरण है और एक ई किरण है। तो इन 2 किरणों की वजह से हमें 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर 2 वस्तुएं रखी हों, यानी कि कुछ दूरी पर 2 प्रतिबिंब हमें नजर आते हैं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा 2 अपवर्तित किरणों के कारण ही संभव है कि 2 किरणें हमें द्वि अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर 2 किरणें हमें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। अब एक तरीका इसमें यह भी हो सकता है कि हम इसे इस तरह से डिजाइन करें, इस तरह से डिजाइन करें इसको कि इसमें एक किरण रुक जाए, एक किरण क्या हो जाए, रुक जाए। वो किरण जो है हमारी जो बाद में मतलब साधारण किरण है, साधारण किरण हमारी जो है वो किसी तरह से रोक ली जाए, अपवर्तक पृष्ठ द्वारा ही रोक ली जाए। ऐसा कुछ इंतजाम इसमें करेंगे अभी हम। तो क्या करेंगे वो देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या अगला पॉइंट है, उसमें कहा गया द्वि अपवर्तक क्रिस्टल से प्राप्त दोनों अपवर्तित किरणें परस्पर समतल ध्रुवित होती हैं। तो ये दोनों जो किरणें मिली हमें कैसे मिली, समतल ध्रुवित किरणें मिली। अब मैं जो बता रहा हूँ कि एक किरण हम चाह रहे हैं कि एक किरण रुक जाए, केवल एक किरण मिले, ताकि एक किरण हमें पूर्णतः समतल ध्रुवित मिले, कोई आंशिक ध्रुवित ना हो और कोई किसी प्रकार को और उस पर प्रभाव ना आए, ताकि हमें पूर्णतः समतल ध्रुवित किरण प्राप्त हो। यानी कि उसमें जो वैद्युत वेक्टर कंपन है वो एक दिशा में हो, ठीक है, केवल एक दिशा में हमें कंपन प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकोल प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, निकोल प्रिज्म का। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे क्या कहा जाएगा, आपसे एक आ जाएगा कि निकोल प्रिज्म द्वारा, क्या कहा जाएगा, निकोल प्रिज्म द्वारा जो है समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करोगे, समझाइए। तो निकोल प्रिज्म द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करोगे, अथवा दूसरे किसी ईयर में ये भी पूछा जा सकता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए द्वि अपवर्तन की विधि बताइए। द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करोगे, अलग अलग तरीकों से ये पूछा जा सकता है। और द्वि अपवर्तन द्वारा जब हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, अब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो उसमें निकोल प्रिज्म की विधि आती है। निकोल प्रिज्म की विधि से हम द्वि अपवर्तक पृष्ठ द्वारा हमें, द्वि अपवर्तन द्वारा हमें जो है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये विधि क्या है निकोल प्रिज्म की, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो हमने एक निकोल प्रिज्म बनाने का यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया कि निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाएगा। इसमें क्या कराया जाता है कि इस विधि का उपयोग निकोल प्रिज्म में किया जाता है। ये जो विधि है द्वि अपवर्तन द्वारा, जो विधि है द्वि अपवर्तन द्वारा जो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसकी विधि जो है वो निकोल प्रिज्म में प्राप्त की जाती है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, द्वि अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं, जो हमने यहाँ पृष्ठ ले रखा था, इस पृष्ठ को हम लेते हैं, इस प्रकार से मैंने यहाँ दिखाया है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो बीच इसकी खासियत होती है इस पृष्ठ की भी, कि इसमें जो एंगल्स हैं, जो कोण बनते हैं इसमें एक तरफ के,
जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें एक ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, कैल्साइट का क्रिस्टल लेते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। फिर इसको जब हम इसको डिजाइन कर देंगे, समझा देंगे कि कैसे ये बना जो है इस प्रकार की आकृति, तो ये निकोल प्रिज्म कहलाता है। फिर ये तो एक ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना हो। तो लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इससे कितना गुना है? 3 गुना। 3 गुना याद रखना है, 3 गुना लंबाई होती है इसकी चौड़ाई से चौड़ाई है, ये लंबाई जो होती है इसकी 3 गुना होती है। 3 गुना लंबाई चौड़ाई लेते हैं इसकी। तो चौड़ाई से कितनी है? 3 गुनी। लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी। और आधार कोण जो होते हैं, आधार कहाँ होता है? किसी भी प्रिज्म का यदि आप आधार बताओगे तो आधार नीचे की तरफ होता है। तो जो आधार कोण होते हैं, एक तरफ 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए, एक तरफ 112 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इस तरह का हम जो है द्वि अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं। द्वि अपवर्तन के लिए हम इस प्रकार का क्रिस्टल लेते हैं, तो जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना हो और जो उसके आधार कोण 68 डिग्री का कोण हो और 112 डिग्री का कोण हो। और इसे आप जोड़ोगे तो कितना बैठेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ले लिया हमने 68 डिग्री 112 डिग्री। अब हम क्या कहते हैं, इसको किसी समतल द्वारा, कोई किसी प्रकार का हम जो है औजार वगैरह से समतल द्वारा हम इसका ये डायगोनल होता है, जैसे आप कोई भी कोई चतुर्भुज है आपका एक तरह से, तो चतुर्भुज का ये क्या होता है? अपोजिट्स जो है इनको वर्टिसेस को मिलाता है जो, ठीक है, ये शीर्ष होते हैं इसके, 4 शीर्ष हैं इसके, तो अपोजिट शीर्ष यानी कि आमने सामने जो शीर्ष है उनको यदि कोई रेखा मिला दे तो उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो इसे हमने क्या करा, इसे एक समतल द्वारा बीच में से विकर्ण के अनुदिश काट दिया। तो काटने के बाद क्या होगा? ये 2 भाग में विभक्त हो जाएगा। यानी कि जैसे ये इस तरह का एक आकृति है, ये 2 भाग में विभक्त हो जाएगी। एक भाग ये ऊपर का बन गया और एक भाग ये नीचे का बन गया। यानी कि यदि मैं इसे हटा दूं यहाँ से तो एक भाग आपको नीचे का दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एक भाग ऊपर का बन जाता है। तो एक तरह से क्या बन गए? 2 प्रिज्म बन गए। ठीक है, ये प्रिज्म बन जाते हैं। ठीक है, और प्रिज्म की जो नीचे की सतह होती है, ये वाली, ये जो आधार होता है इसका, ये वाला, ये आधार क्या होता है? ये आधार है ये वाला। इसको हम काले पेंट से पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? काले पेंट से पेंट कर देते हैं। काले पेंट इस पे हम नीचे आधार पे काला पेंट कर देते हैं। अभी लाल कर दिया मैंने इससे, कभी आप ये समझो कि लाल करते हैं, बट नहीं, काला ही करते हैं। तो मैंने हाथ में पेन लाल है, तो रेड पेन से नहीं करते, काले जो है पेंट से इसे पेंट किया जाता है इसके आधार को। तो ये क्या बन गया? निकोल प्रिज्म बन गया। अब कोई किरण जो प्रकाश की जाती है, ध्रुवीय प्रकाश की किरण जाएगी, वो क्या करेगी? अंदर जाएगी। और पहले तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि वो वैसे तो अंतरा पृष्ठ पर यहाँ पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि इस प्रकार से जब 2 पृष्ठ बट गए इसके, एक पृष्ठ ऐसे हो गया और एक पृष्ठ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। 2 पृष्ठ हो गए, एक पृष्ठ और 2 पृष्ठ, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बीच में एक सीमेंट आता है। क्या आता है? सीमेंट आता है। सीमेंट क्या आता है? सीमेंट होता है, पारदर्शी सीमेंट होता है वो, उसको बोलते हैं कनाडा बाल्सम। क्या बोलते हैं? कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम नाम का एक जो है एक सीमेंट आता है। वो सीमेंट से, वो सीमेंट पारदर्शी होता है, जैसे कांच पारदर्शी होता है ऐसे वो सीमेंट भी पारदर्शी होता है। तो सीमेंट से, पारदर्शी सीमेंट कनाडा बाल्सम की लेयर लगाकर यहाँ पर इन दोनों को वापस जोड़ देते हैं। इन दोनों सिरों को वापस इसमें जोड़ देते हैं, तो ये जुड़कर वही वापस एक आकृति बन जाती है। बस बीच में क्या आ जाता है? कनाडा बाल्सम की एक परत आ जाती है। एक परत बीच में कनाडा बाल्सम की आ जाती है। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि कनाडा बाल्सम की एक परत आ जाती है। और फिर क्या करते हैं हम? प्रिज्म के आधार को काला पेंट कर देते हैं। ये भी दिया हुआ है, प्रिज्म के आधार को काला पेंट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है? जो ये O किरण अब जब अंदर जाएगी तो 2 किरण में वापस बटेगी, क्योंकि हमने कैसा पृष्ठ बताया? कैल्साइट बताया। कैल्साइट को हमने क्रिस्टल लिया, तो कैल्साइट क्रिस्टल में क्या होता है? 2 किरणों में बट जाएगा। एक O किरण होगी और एक E किरण होगी। अब मैंने क्या बताया था कि हमें O किरण को रोकना है। जो ये साधारण किरण है उसे रोकना है, ऑर्डिनरी रे जो है इसे रोकना है। तो रोकेंगे कैसे? रोकने के लिए हमने काला पेंट कर रखा है, पहले से इस पे काला पेंट कर रखा है। तो अब क्या होगा? जब ये यहाँ पर इस पृष्ठ पर यहाँ पड़ेगी, यानी कि आप एक चीज देखो कि ये क्या है? क्रिस्टल है। ये सारा क्या था? क्रिस्टल था। क्रिस्टल क्या आएगा? कांच का क्रिस्टल। इस कांच का अपवर्तनांक जो कि हम लेते हैं यहाँ पर 1.1 मिनट सॉरी
जो कैल्साइट जो क्रिस्टल है, इस कैल्साइट क्रिस्टल का इस O किरण के लिए अपवर्तनांक कुछ होगा और इस E किरण के लिए अपवर्तनांक कुछ और इसका होता है। तो O किरण के लिए अपवर्तनांक कितना होता है इसका 1.658 होता है, और जबकि E किरण के लिए कितना होता है 1.486 होता है। और कनाडा बाल्सम जो पारदर्शी परत थी सीमेंट की, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.55 होता है। समझ रहे हो? तो O किरण के लिए अपवर्तनांक कितना 1.486, तो ये 1.486 का अपवर्तनांक है यहाँ पर इस O किरण के लिए, और जबकि कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक कितना है 1.55। और जब ये कांच की परत है एक तरह की, और यहाँ पर क्या है, ये कनाडा बाल्सम की परत है, तो इस पृष्ठ पर ये सीमा पृष्ठ पड़ गया, इस सीमा पृष्ठ पर जाकर ये किरण टकराती है यहाँ पे O किरण। जब O किरण ऐसे टकराएगी तो ये क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकराती है। क्या करती है, देखो इसे पढ़ो। प्रिज्म पर प्रकाश किरण का आपतन कोण ऐसा रखा जाता है, प्रिज्म पर इस प्रकार से किरण आपतित की जाती है कि O किरण जो होती है वो कनाडा बाल्सम क्रिस्टल के सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर पड़ती है। क्या पड़ती है, क्रांतिक कोण से बड़ा कोण, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा ना वो क्रांतिक कोण से बड़ा कोण बनता है। C क्रांतिक कोण को हम क्या बोलते हैं, C से बताते हैं। तो C से जब कोण बड़ा बनता है, जब C से कोण बड़ा बनता है तो हम क्या कहते हैं कि किरण वापस अपने माध्यम में ही नीचे की ओर झुक जाती है। तो ये वापस जो है नीचे की ओर झुकती है आधार की ओर, और आधार पे क्या है, काला पेंट। काला पेंट क्या करता है, इसको सोख लेता है। काला पेंट आपने पढ़ा होगा, काली चीज़ क्या होती है, कृष्णिका की भांति व्यवहार करती है, यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की भांति व्यवहार करती है। और वो ब्लैक बॉडी क्या करती है, वो प्रकाश को अवशोषित करती है। आपने सुना होगा ना ब्लैक होल वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ सुनी होगी ना। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में होता है। तो अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लैक होल पाया जाता है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि जितना भी प्रकाश होता है उसके जो आसपास से गुजरता है वो सारे प्रकाश को सोख लेता है और वापस उस प्रकाश को नहीं आने देता है। इसका मतलब काली चीज़ जो होती है वो प्रकाश को सोखती है। आप अपने घर के कमरे में कैसा पेंट कराते हो, आप काला पेंट थोड़ा ना कराते हो, अपने कमरों के अंदर काला पेंट कराते हो, नहीं। क्योंकि काला पेंट कराओगे तो आप जो ट्यूबलाइट लगा लो, जो बल्ब लगा लो, तो उसकी रोशनी जो है दब जाती है, बहुत काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए डार्क पेंट अपने घर में नहीं कराए जाते, हल्के पेंट्स कराए जाते हैं ताकि रोशनी जो कमरा है वो निखर के आए, वो ज़्यादा चमकदार दिखाई दे। ठीक है ना, रोशनी ज़्यादा हो। कम पावर का बल्ब लगाया है तो उसकी भी रोशनी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस O किरण को सोख लेता है, क्योंकि ये साधारण किरण थी, साधारण किरण को सोख लिया। तो अब जो किरण बची वो E किरण बची, तो E किरण बाहर निकल जाती है। और ये कैसी होती है, पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। ये मैंने बताया कि इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है O किरण का, और ये जो है नीचे O किरण आधार की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर काले पेंट द्वारा सोख ली जाती है। E किरण जो होती है वो निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म बन गया। अब ये निकोल प्रिज्म से पारगमित हो जाती है, निकोल प्रिज्म से बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार यह पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है। ठीक है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हमें किरण प्राप्त होती है। तो हमने क्या पढ़ा, द्वि अपवर्तन द्वारा हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होना और निकोल प्रिज्म द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होना। इसे याद कर लो, ढंग से क्लियर कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप पुराने 10 साल के पेपर देखो उठा के, निकोल प्रिज्म का आ जाएगा, उसमें निकोल प्रिज्म द्वारा अपवर्तन बताइए कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों चौथी विधि हम देखते हैं प्रकीर्णन द्वारा, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के क्रम में जो हम विधियां पढ़ रहे हैं, तो उन विधियों के क्रम में अगली विधि है प्रकीर्णन द्वारा, यानी कि बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग द्वारा कैसे उत्पन्न होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें क्या होता है, जब सामान्य प्रकाश अति सूक्ष्म कणों पर गिरता है, तो जैसे कि आप देखते हो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, हमारे वातावरण में प्रवेश करती हैं। जो पृथ्वी का वातावरण है, वायुमंडल, उसमें प्रवेश करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत बारीक सूक्ष्म कण होते हैं। उन्हीं सूक्ष्म कणों की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि वो कण कौन से हैं, वो धूल के कण हैं। धूल के कण आदि होते हैं, जो और प्रकार की गैस वगैरह से रिलेटेड कण जो होते हैं, वो छोटे छोटे बारीक सूक्ष्म जो कण होते हैं, उन पर जब सामान्य प्रकाश पड़ता है तो ये कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। हमने जब प्रकीर्णन पढ़ाया था
अपवर्तन वाले चैप्टर के बाद में जब प्रकीर्णन हमने पढ़ा था उसके अंदर कि प्रकीर्णन कैसे होता है, तो उसमें हमने बताया था कि जो वायुमंडल के सूक्ष्म कण होते हैं प्रकाश को वो सोख लेते हैं और सोखने के बाद में वे उन्हें विकृत करते हैं। तो विकृत करने में भी क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में उनको प्रकीर्णित कर देते हैं, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णित कर देते हैं। तो जो प्रकीर्णन करने के बाद में जो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश प्रकीर्णित हो गया, तो वो कुछ किसी दिशा के तो वो समांतर प्रकीर्णित होता है, किसी दिशा के वो लंबवत प्रकीर्णित होता है। तो वो इस चित्र में दिखाया गया है कि जैसे कि ये एक सूक्ष्म कण है और यहाँ से कोई अध्रुवित प्रकाश इस कण पर पड़ता है, तो ये 3 दिशाओं में, जो कि बता रखा है 3 दिशाओं में ये प्रकाश को बांट देता है, विभाजित कर देता है। एक जो होता है वो वाई अक्ष के अनुदिश प्रकाश चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वाई अक्ष के अनुदिश। एक जेड अक्ष के अनुदिश चला जाता है प्रकाश, और एक चला जाता है एक्स अक्ष के अनुदिश चला जाता है। तो ये बिंदु पड़ते हैं इसका। तो ये कहता है प्रकाश की आपतन दिशा के अभिलंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश। तो प्रकाश की आपतन की दिशा कौन सी है, ये दिशा है, यानी कि इस दिशा में जो है प्रकाश जो है धूल के कण पर पड़ रहा है। तो इसके लंबवत दिशा कौन सी ली गई है यहाँ पे, एक तो वाई अक्ष ली गई है जो इसके लंबवत है, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यानी तो जो इस दिशा में प्रकाश जाता है वो प्रकीर्णित प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित होता है। जबकि प्रकाश संचरण की दिशा में जो प्रकाश जाएगा वो क्या होगा, वो सामान्य प्रकाश ही चला जाता है। यानी कि यहाँ से जो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है वो ऐसे कैसे अध्रुवित ही निकल जाता है। परंतु जो इस दिशा में प्रकाश जाएगा और इस दिशा में जो प्रकाश जाएगा, यानी कि ये आपतन की दिशा है, तो ये कौन सी दिशा है, ये इसकी लंबवत दिशा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण ही यहाँ बनता है। और जो जेड अक्ष की दिशा में जो प्रकाश जाएगा उसमें जो कंपन होंगे प्रकाश के जो कण कंपन करेंगे वो वाई अक्ष के समांतर कंपन करेंगे, यानी कि इस अक्ष के समांतर कंपन करेंगे। और जो वाई अक्ष की दिशा में प्रकाश जा रहा है उसमें जो कंपन होंगे प्रकाश के वो कहाँ होंगे, वो जेड अक्ष के समांतर कंपन होंगे। वो कंपन जेड अक्ष के समांतर होंगे। जेड अक्ष कैसे, ऐसे, तो कंपन भी ऐसे, और यदि वाई अक्ष ऐसे है तो कंपन भी इसी प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से इनके कंपन होते हैं। तो इस दिशा में जो प्रकाश निकला वो कैसा हुआ, समतल ध्रुवित निकला। और इसी प्रकार से जो वाई अक्ष की दिशा में प्रकाश गया वो भी समतल ध्रुवित निकलता है। और अन्य सभी दिशाओं में प्रकाश केवल आंशिक ध्रुवित होता है। और इसके अलावा जितनी भी दिशा में प्रकाश जाएगा वो सब आंशिक ध्रुवित होगा। केवल 90 डिग्री के कोण पर जो दिशाएं हैं उनमें जो प्रकाश जाएगा वो केवल समतल ध्रुवित होगा। इस विधि के क्रम में अगली विधि हम पढ़ते हैं। अगली विधि है द्विवर्णता विधि। द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। बच्चों इन्हें विधियों को ऐसे मत समझना कि ये ऐसे ही पढ़ाई जा रही हैं, ये एग्जाम में आने वाली विधियां हैं। आपके एग्जाम में किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकीर्णन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का जो है बनना बताइए, कैसे बनता है। और इसी प्रकार से द्विवर्णता विधि द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करोगे उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ऐसा ये पूछ लिया जाएगा। और वैसे भी यदि क्वेश्चन यदि नहीं भी आता है एग्जाम में तब भी आपको ये सारी विधियाँ इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आपका बेस क्लियर कर रही है 12th का। तो 12th के बाद आप क्या करोगे, 12th के बाद या तो कुछ बच्चे इंजीनियरिंग क्लासेस की तरफ चले जाएंगे, या कुछ जो स्टूडेंट है वो मेडिकल एग्जाम की तरफ चले जाएंगे, तो कुछ डॉक्टर बनना चाहेंगे या कुछ जो है आपका इंजीनियर बनना चाहेंगे। तो उसके लिए भी मतलब आगे के आपके फ्यूचर के लिए भी ये सारा बेस आपका क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी जाके आपको इन पर बेस्ड बहुत सारे जो फैक्ट्स निकल के इसके बाद में आएंगे जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ समझोगे, इससे बढ़िया है कि यहाँ समझ लो। ठीक है ना। तो यहाँ ढंग से आपको ये जिस हिसाब से समझाया जा रहा है तो ये आपके एकदम बिल्कुल आपके माइंड में स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो आप इसे जो है बहुत अच्छी तरह समझ के चलो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और आपको जाके चल के मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम देने हैं वहाँ भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं द्विवर्णता द्वारा। तो द्विवर्णता होती क्या है पहले से समझते हैं थोड़ा सा। तो ये कहता है कुछ द्वि अपवर्तक क्रिस्टलों में, तो कुछ क्रिस्टल जैसे कि द्वि अपवर्तक होते हैं, जैसे कि टूरमेलिन क्रिस्टल। टूरमेलिन क्या होता है, द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होता है। तो कुछ द्वि अपवर्तक क्रिस्टलों में द्वि अपवर्तन के गुण के साथ साथ एक गुण अन्य गुण भी पाया जाता है कि द्वि अपवर्तन का तो गुण होता ही है इनमें,
हमने पढ़ाया था कि द्विपरिवर्तन का जो हमने आपको अभी विधि पढ़ाई थी उसमें 2 किरणें बढ़ जाती हैं, तो एक गुण है ही उसका। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जिसमें इस गुण के अलावा भी अन्य गुण होता है। वो क्या होता है कि वे दोनों अपवर्तित किरणों में से एक किरण का प्रबलता से अवशोषण कर लेते हैं और दूसरी किरण को वे निर्गत कर देते हैं। तो वो कैसी होती है जो निर्गत किरण होती है, वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। तो ऐसे क्रिस्टल भी होते हैं। तो ऐसा क्रिस्टल है टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है, तो द्विपरिवर्तक क्रिस्टलों के वर्णनात्मक अवशोषण यानी कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी मर्जी से एक किरण को ये रोक रहा है। तो उस गुण को क्या कहते हैं, द्विवर्णता कहते हैं। ये एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है कि द्विवर्णता की परिभाषा बताइए, द्विवर्णता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो द्विपरिवर्तक क्रिस्टलों के वर्णनात्मक अवशोषण के गुण को द्विवर्णता कहते हैं। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक बताओगे और फिर यहाँ से एक लाइन ये वाली कह दोगे, जैसे कि टूरमैलिन क्रिस्टल में ऐसा होता है। तो इसकी एक चित्र बताया गया है, चित्र के माध्यम से मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। तो एक टूरमैलिन क्रिस्टल की एक हमने प्लेट ले ली है, ये प्लेट दिखाई हुई है, थ्री डायमेंशनल लुक दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है, 3D लुक दिखा दिया मैंने इसका आपको कि 3D में ऐसा लुक बनता है प्लेट का। ठीक है, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो एक आपकी प्लेट दिखा दी। तो इस प्लेट पे क्या होता है, जब यहाँ से कोई अध्रुवित प्रकाश जाता है तो अध्रुवित प्रकाश के जो कंपन होते हैं, जो अंदर की तरफ ये कंपन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन कंपनों को ये अवशोषित कर लेता है। इसमें क्या होता है, इन कंपनों में कुछ कंपन तो लंबवत होते हैं और कुछ कंपन क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यानी कि जो आपतन तल है उसके समांतर होंगे कुछ कंपन और कुछ कंपन जो है लंबवत होते हैं। तो ये समांतर जो है कंपनों को जो है एक दिशा के कंपनों को ये अवशोषित कर लेता है। तो प्लेट द्वारा अवशोषित होते कंपन और बाकी के बचे हुए कंपन वो निकल जाते हैं और वो किरण कैसी हो जाती है, फिर वो समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। इसी का एक दूसरा चित्र यहाँ दिखाया गया है जिसमें अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। तो अध्रुवित प्रकाश जब जाता है तो ये देख रहे हो आप, इसे अवशोषित करता जा रहा है। तो यहाँ तक आते आते ये सारे जो कंपन थे इसके अवशोषित हो गए। जो बचे हुए कंपन थे तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश में यहाँ पर बाहर निर्गत हो जाते हैं। तो टूरमैलिन प्लेट दिखाई गई थी और इस टूरमैलिन प्लेट की जो क्या होती है, ये थिकनेस होती है यानी कि मोटाई होती है, वो 1 मिलीमीटर होती है। तो यहाँ जो कंपन बसते हैं ये समांतर कंपन बसते हैं और ये लंबवत कंपन अवशोषित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लंबवत कंपन अवशोषित हो जाएंगे और जो बाहर निकलेंगे वो समांतर कंपन निकलेंगे और समांतर कंपनों के साथ में जो प्रकाश निकलेगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। बच्चों, आज का ये टॉपिक जो है वो इतना ही है। आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा है वो इतना ही है। ठीक है, तो आपको ये सारी विधियां समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करते हैं। इसमें जो ये द्विवर्णता हमने बताया है इसके आधार पर एक पोलरॉइड समझा जाता है। क्या समझा जाता है, पोलरॉइड भी जो है द्विवर्णता के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो पोलरॉइड को हम अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और उसमें मेलस का नियम है जो हमारा रह गया है, मेलस के नियम को पढ़ेंगे। तो पोलरॉइड से कैसे प्रकाश निकलता है, क्या होता है पोलरॉइड का हमारे चश्मों में भी प्रयोग करते हैं। जो धूप के चश्मे होते हैं ना उसमें भी हम पोलरॉइड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। साथ में मेलस का नियम देखेंगे। मेलस के नियम पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हम वहाँ पर सोल्व करेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको जो है सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और साथ में जो भी वीडियोस हैं वो आप तक रेगुलर पहुँचती रहें तो उसके लिए बेल आइकन का बटन भी आपको क्लिक करना है। यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए क्योंकि उनके लिए भी ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।